नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ में। लखनऊ के लाल बाग चौराहे से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर आप मुझसे मौसम का हाल पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि राजनीतिक माहौल जितना गर्म हो, लेकिन यहाँ पर ठंडक अब ठीक से पड़ने लगी है। चाय की चुस्कियों के बीच में लोगों की निगाहें इधर हैं कि बातचीत के मोड़ पर कहाँ लोग पहुँचते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ आपसे कि अगर हम बात करें आज के माहौल के, जिस मुद्दे पर हम आज जुड़ने वाले, जिससे तारुफ कराएंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सच ये है कि एक लिस्ट जारी हुई जिसमें 175 लोग थे समाजवादी पार्टी की। ये चाचा यानी शिवपाल ने जारी की। उसके बाद अखिलेश मुख्यमंत्री ने 403 लोगों की एक लिस्ट जारी करी। उसके बाद आज मुलायम सिंह ने एक लिस्ट जारी करी 325 लोगों की, लेकिन उसमें कई कैबिनेट मंत्री के नाम कटे हुए थे और वो लोग जिन्हें दागी कहा जा रहा था उनके नाम इसमें थे, लेकिन अखिलेश की लिस्ट में गायब थे। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर लिस्ट कौन सी सही है, टिकट किसे मिला है, चुनाव किसे लड़ना है। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे, फिर हम अपने इस फुटपाथ की तरफ रुख करेंगे जहां हमारे मेहमान हैं और साथ में हमारे साथ होंगे दर्शक। एसपी के 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। अखिलेश के करीबियों का टिकट कटा। यूपी चुनाव से ठीक पहले शुरू हुए समाजवादी दंगल की बाजी शिवपाल यादव के हाथ लगती नजर आ रही है। चाचा भतीजे के इस दंगल में नेताजी ने शिवपाल यादव पर भरोसा जताया। जिन लोगों का टिकट काटा गया है वो सीएम अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। मुलायम सिंह ने 325 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मंत्री अरविंद सिंह गोप का टिकट काटा गया। राज्य मंत्री पवन पांडे का टिकट कटा। लखनऊ से अभिषेक मिश्र का भी टिकट कटा। 4200 सीटों राय लोगों ने दिया, लगा तो 4200 सीट है नहीं, 403 तो है, तो 403 पे क्या कर पाएंगे। 325 सीटों की लिस्ट तो जारी हो गई और बचे हुए 78 सीटों के लिए भी मुलायम सिंह ने 3 दिन के भीतर ऐलान करने की बात की। एसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के कयासों पर भी रोक लगाते हुए ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। उम्मीदवारों को लेकर चाचा भतीजा की लड़ाई में अब नजर सीएम अखिलेश यादव पर होगी। अपने करीबियों का टिकट काटे जाने के बाद अखिलेश पलटवार करते हैं या फिर पिता और चाचा की बात मानकर चुप बैठ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो समाजवादी दंगल में बाजी शिवपाल के हाथ दिख रही है। जी तो भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और यहाँ पर लखनऊ के लाल बाग में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन चाय की चुस्कियां भी हैं, बन मक्खन भी है और समोसा भी है और साथ में मुस्कान भी है। क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह। रणविजय जी। जी। तो क्या लग रहा है प्रदेश में इस बार? प्रदेश में चुनावी माहौल है, बन गया, सेट हो गया, एकदम सेट हो गया है चुनावी माहौल। हाँ। जनता की सफाई हो गई, काले मन की सफाई हो गई, काले धन की सफाई हो गई। अब राजनीति और राजनेताओं की सफाई बाकी क्या है। बात है, वाह हुजूर। और चाय की चुस्कियां उतनी दूर से ही लेंगे हुजूर, पास तो आइए मेरे। क्या नाम हो गया आपका? नीरज सिंह। नीरज जी, क्या लग रहा है इस बार? अब देखते हैं आगे कुछ के अब लिए। हम देखते हैं। ये तो भाई बहुत बढ़िया जवाब होता। आप? अब तो देखना है राजनीति यूपी की किस तरह बैठती है, काले धन की तरफ, काले धन का क्या होता है, काले धन की जब वजह आप कहते हैं काले धन की तरफ तो समझ में नहीं आता किधर आप कह रहे हैं सारा। से सारा तो अब चुनाव आएगा वो पड़ेगा। तभी पता चलेगा, तभी पता चलेगा। और हुजूर इस तरफ, जी हाँ, मेहमान हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और जनता भी यहाँ पे तमाम मौजूद है और इस सब के बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करा दें, हमारे साथ सपा नेता जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस फुटपाथ पर चाय की चुस्कियों के बीच में बातचीत को जोड़ेंगे। साथ में हमारे साथ आईपी सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ अपना पक्ष रखेंगे हमारे साथ। और वहां पर हमारे साथ स्टूडियो में रितु सिंह जी मौजूद हैं बीएसपी से और राजीव त्यागी जी कांग्रेस से मौजूद हैं। सवाल सबसे पहले जो मुद्दा था उसी के पास, जूही जी मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। पहले तो मैं कुछ भी बातचीत कहूं, मैंने एक बात कहूंगी, बड़ी हिम्मत की चीज चाहिए समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बनने के लिए। बहुत शुक्रिया। नेता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रवक्ता बनने के लिए बड़ी ताकत चाहिए और बड़ा बड़ा संतुलन और बड़ा बैलेंस चाहिए। जी। तो मैं अमूमन नहीं कहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं।
यकीन मानिए। बहुत शुक्रिया। मतलब मैं अब सवाल ये पूछूं कि वो 175 वाली लिस्ट सही है, वो 325 वाली लिस्ट सही है, वो 403 वाली सही है, कौन सी लिस्ट सही है? जिस दिन नामांकन होगा हाँ। वही लिस्ट सही है। अभी आपस में सामंजस्य बैठाया जा रहा है। आज एक लिस्ट निकली है, शायद माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दोबारा पक्ष रखेंगे। कुछ हाँ। लोगों का जिनका टिकट काट दिया गया है या नहीं मिला है, और आशा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को सुनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आदेश किया है कि, और मैं मानती हूँ इस बात को कि उनको किसी का टिकट काटना अच्छा नहीं लगता है। बहुत बड़ा दिल है उनका, बड़े नेता हैं। तो फिर काहे मतलब वो दिखाने के लिए कुछ और है कि मतलब थोड़ा सा लगाम खींच ली, फिर थोड़ा लगाम छोड़ दी, फिर नेता उधर आ गए, फिर उधर। लोगों के तो ऐसे में तो बड़े हार्ट फेल हो जाए, मतलब अगर टिकट कट जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मजबूत पार्टी है, वो लगाम खींच भी सकते हैं, लगाम छोड़ भी सकते हैं। क्या बात है। तो ये समाजवादी पार्टी का ये रुझान है। तो अब आईपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उधर हमारे साथ जो बसपा से रितु जी मौजूद हैं। रितु जी कुछ रखना चाहेंगी, बात कहना चाहेंगी? जो यहाँ पे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टियां हैं, जिसको टिकट मिल जाएगा वही फाइनल होगा। मैं इससे पहले कि आईपी सिंह के पास आऊं। जी रितु जी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर लगता है सब कुछ नेताजी मुख्यमंत्री की कोई है, सुनता ही जो नहीं है। नेताजी फाइनल करेंगे वही इनका फाइनल है। तो जो नेताजी फाइनल करेंगे, मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुनता है। बताइए, वो कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जिनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। और उनकी पार्टी में केवल बहन कुमारी मायावती जी की सुनी जाती, किसी और की कोई नहीं सुनता है। भाई हमारे यहाँ तो, मुख्यमंत्री की की दावेदार है वो, पार्टी हम हैं और मुख्यमंत्री रह और चुकी है। वो बड़े बड़े लोगों की, देवियों की पार्टी है, तो बेहतर वो बता सकती है। हम अपनी पार्टी के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ सबकी सुनी जाती है, सबकी सुनी जाती है। सबकी सुनी जाती है। तो भाई यहाँ पे तो ये है कि 175 है, 325 है और 403 है। आपके यहाँ तो अभी कुछ है ही नहीं। बड़ी हड़बड़ाहट है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कटेगा रहेगा, क्या है? देखिए प्रतीक जी, हाँ। 15 सालों से सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। उत्तर प्रदेश जल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज है, और दूसरी तरफ सफेई राज परिवार का दंगल पार्ट 2, जो ये साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह बाजी हार चुकी है। और दौलत की बेटी मायावती बुरी तरह उत्तर प्रदेश के जो आम लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिस तरह सुपड़ा साफ हो गया और इतने बड़े गोले के साथ शून्य पर दौलत की बेटी मायावती और उनकी पार्टी मान्यवर काशीराम की पार्टी साफ हो गई, तो उससे साफ जाहिर होता है कि सपा बसपा को जनता ने नकार दिया है। और 2/3 बहुमत के साथ इसी स्ट्रीट पर वादे के साथ कहता हूं, पूरे देश के सामने कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपसे कह दे कि आप दिन में सरकार बनाएंगे। अगर विपक्ष आपसे ये कह दे कि भाई आप दिन में क्यों देखते हैं ख्वाब, तो देखिए ये ख्वाब तो सच साबित हुआ है जब हमने एक तरफा जनादेश लेकर मानी मोदी जी मैं पूछूंगा कि सरकार बनाई थी। पूछूंगा कि 2012 रहेगा, नहीं पूछूंगा 2012 रहेगा, 2014 रहेगा या 2016? जनता सपा बसपा को देखना नहीं चाहती है और कांग्रेस अस्तित्वहीन इनके कंधे पर बैठकर माँ बेटे देश की संसद में पहुंचे थे, इसलिए हम उसका नाम भी नहीं लेना। राजीव जी तभी डर लग रहा है आपको। आप कहना राजीव जी बीजेपी को बीएसपी से तभी डर लग रहा है। सिंह जी, मैं एक बात कह दूं प्लीज। बीजेपी को डर लग रहा होगा, लेकिन मैं राजीव जी को बोला, राजीव जी सबसे पहले तो मेरे जितने भी सम्मानित प्रवक्तागण हैं उन सबको, और जो आपके व्यूअर्स हैं, आपको भी नव वर्ष की जो आने वाला है उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे अब रहे हैं। मेरे मित्र ने कहा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सीट आएंगी, तो निश्चित रूप से 9 वर्ष हमारा है। 9 वर्ष में 15 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सलाखों के पीछे मंत्री रहने के बाद भी मानिक कल्याण सिंह ने जेल में ठूस दिया था। विश्वास प्रतीक जी, मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज अपनी बात। बसपा के मंत्री जेलों में हैं, सपा के मंत्री और विधायक भी, अधिकारी भी जेलों के मैं आऊंगा जी आपके पास। राजीव जी कंप्लीट करिए, राजीव जी कंप्लीट करिए। देखिए मेरे मित्र ने कहा कि कंधे पे बैठ के बैतरणी पार करना चाहते हैं। 2014 में भी सच है राजीव जी, माँ बेटे श्रीमती सोनिया गांधी और 47 साल के युवा
एक बुजुर्ग राहुल गांधी कंधे पर बैठ के राजीव जी को समाजवादी बोल- पार्टी की आईबी जी, देश की- राजीव देश जी की को बोल- वो संसद, स्टूडियो में है। देश की पंचायत में राजीव जी, पहुंची। राजीव जी, यू मैं कंटिन्यू। बिल्कुल जब बोलूंगा जब ये चुप हो जाए यार, सभ्यता के दायरे में रहेंगे। राजीव जी, सभ्यता के दायरे में रहेंगे तो बिल्कुल बोलूंगा। मैं राजीव जी, यू कंटिन्यू। देखिए नहीं अभी ना अभी जी ना राजीव जी। देखिए, मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा। ख्वाब तो 2014 में उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के लोगों ने भी देखा था। उस ख्वाब का क्या हुआ? जो लोग बाग विकास चाहते थे, प्रत्येक खाते में 10 लाख 15 लाख रुपए आने थे, महंगाई कम होनी थी, और जिस तरह से नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई थी, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की बात कही गई थी, मोदी जी के 56 इंच के सीने की बात कही गई थी, दाऊद इब्राहिम को वापस लाने की बात की गई थी। तो मेरे मित्र, नोटबंदी और पाकिस्तान के विषय में 2 प्रयोग मोदी जी ने किए। पहला प्रयोग किया उन्होंने पाकिस्तान के विषय में, प्रधानमंत्री बोलते थे। हाँ, पाकिस्तान के विषय में प्रयोग किया प्रधानमंत्री महोदय ने, और जलेबी खाकर खाने बिना बुलाए चले गए। दूसरा प्रयोग उन्होंने नोटबंदी पे किया, और जिस नोटबंदी की चर्चा को मैंने परसों की आपकी देखा, जब आप मथुरा से कर रहे थे, लोग गमगीन थे, लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू था, और आप भी बहुत भावुक थे। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा एक प्रश्न पूछ लीजिए आईपी सिंह साहब से। आगरा का जूता उद्योग तबाह हो गया, मिर्जापुर बनारस का साड़ी और कालीन उद्योग तबाह हो गया, उत्तर प्रदेश का किसान तबाह हो गया, और पूरे देश में बिल्कुल आईपी सिंह से ये सवाल पूछूंगा, चमड़ा जाता था वो तबाह हो गया। बिल्कुल ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है कि उद्योग धंधों पर, चाहे वो जूता उद्योग हो आगरे का, चाहे वो मिर्जापुर का हो, चाहे वो जो आपने किसान मजदूर की बात कही, वो आईपी सिंह कोई जवाब देना है, इस पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जनता चुस्कियों के बीच में और इस ठंडक के बीच में नेताओं को देख रही। गर्मी आई? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। तो मफलर उतार लीजिए, फिर पान थूक दीजिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, और भैया जी कहें यूं ही चलता रहेगा। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं इस वक्त लखनऊ में लालबाग में मौजूद हूँ। जी हाँ, वैसे तो मुझे आगरा के बाद इटावा में होना चाहिए था, लेकिन इटावा के बाद कानपुर पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं लखनऊ आ गया। दरअसल मैं जूही जी से सवाल करूं उससे पहले एक सवाल यहाँ पे आपका था, जो कि आईपी सिंह जी से पूछना चाहते थे, और राजीव त्यागी जी ने उधर से सवाल पूछा है। तो आईपी जी, राजीव जी का सवाल है, लेकिन जनता भी आपसे सवाल पूछना चाहती सीधे। जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो से अभी काफी दूर है, काफी दूर है, मैनिफेस्टो से दूर है, बहुत दूर है। जो लोकसभा में, मतलब आपको लगता है ये सिर्फ लफाजी है? बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। कहते हैं करते नहीं? नहीं, ऐसा ही लगता है आपको? अभी तो कहना कुछ कठिन है, क्योंकि तमाम 2.5 साल में मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। आपको 2.5 साल में कुछ नहीं आया बीजेपी का नजर? बहुत सारी चीजें बदलाव आया, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, जैसे कि जो गरीब लोगों का खाता था, जनधन खाता खुला। इसके अलावा फिर तमाम जो पात्र गृहस्थी में राशन कार्ड बनाए गए, जो केंद्र सरकार की योजना है, जिस पर समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपना फोटो लगा के लोगों को प्रेजेंट करने हैं, जो केंद्र सरकार की स्कीम है। पात्र गृहस्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में जो बीपीएल परिवार थे, जिनका कार्ड नहीं बना था, उनके लिए कार्ड बनाए गए। वो केंद्र सरकार की योजना को अपनी योजना बताते हुए आपको लग रहा है कि केंद्र की योजना को मुख्यमंत्री ने अपनी योजना बना दी? बिल्कुल यही है। इसमें अपनी फोटो को भी लगवाया जा रहा है बाकायदा। ऐसा मुख्यमंत्री करेंगे? मैं सीधे जी। तो आप उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछा है। पहले तो राजीव जी का सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों से नोटबंदी पे असर पड़ गया। मैं आऊं, आप चाय की चुस्की लीजिए, तब तक मैं आता हूं चाय की मिठास के बाद। जी देखिए, जैसे 47 वर्षीय राजकुमार हैं राहुल गांधी, और उनका केंद्र दिल्ली रहता है या तो यूरोप रहता है, उसी तरह राजीव का क्षेत्र दिल्ली है। राजीव को नहीं पता होगा कि जौ में कितने दिन बाद पानी दिया जाता है, या गेहूं में पानी लग चुका है, और पानी लगता है तो कब लगता है, और जो मटर होती है उसमें पानी लगता भी है कि नहीं लगता, तो कितने पानी लगते हैं। लेकिन किसानों से ये जवाब दीजिए। सवाल पूछा था कि राजीव जी ने जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए। देखिए, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछिए, जिसने पाताल को बेच दिया, धरती को बेच दिया, आसमान को बेच दिया,
12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली यूपीए सरकार, जिसकी नेता श्रीमती जवाब देना चाहूंगा सोनिया प्रतीक जी। गांधी और राहुल गांधी थे, और वो प्रश्न पूछते हैं क्या क्या उनका कहना है कि भारत में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या काले धन पर राहुल गांधी का कहना है क्या भ्रष्टाचार प्रतीक जी, नहीं मैं है? जवाब दे दूं राजीव जी, प्लीज। देखिए राजीव जी, स्टूडियो में बैठ अब आप देखिए उनके आगे से माइक हटाएंगे तभी वो जवाब देने देंगे आपको। लेकिन राजीव अभी बोलेंगे। मेरे मित्र ने राहुल गांधी जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में कहा। मैं बिल्कुल भी मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर, बहस बहुत संजीदा हो रही है। राहुल गांधी जी ने आज ही 5 डिमांड की है सरकार से, केंद्र सरकार से। शायद मेरे मित्र भूल रहे हैं, ये अब अपोजिशन में नहीं है, सत्ता में है। जिसने भी घोटाला किया है कृपया जेल भेजिए, 30 महीने आपको हो गए, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी जी ने आज कहा कि आज निश्चित रूप से 24,000 रुपए की जो लिमिट आपने नोटबंदी के बाद की है, क्या उसको सरकार 50 दिन बाद खत्म करेगी? पहली बात। क्या मनरेगा के दिहाड़ी मजदूरों की दुगनी वेतन करेगी रोज का? क्या दुगनी दिहाड़ी करेगी उनकी? दूसरी बात। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों का कर्जा माफ करेगी क्या सरकार? चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि छोटे व्यापारी को इनकम टैक्स, सेल टैक्स में रिलीफ देगी क्या सरकार? सरकार मुद्दों पे बात नहीं करती है, सरकार व्यक्तिगत आरोप लगाती है, सरकार कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हो जाती है। और जिस तरह से मेरे मित्र ने मुझ पर टिप्पणी की है, मैं किसान का बेटा हूँ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूँ, मैं मटर में पानी भी जानता हूँ और मैं जौ भी जानता हूँ कितने दिन में होती है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि खरीफ की फसल किसान अपनी बेच नहीं पाया, अपने धान को बेच नहीं पाया, और रबी की फसल बोना चाहता था, गेहूं बोना चाहता था, और बो नहीं पा रहा है। किसान का दम टूट गया है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख किसान है आज, और 2 करोड़ 34 लाख किसानों में से 2 करोड़ किसानों ने, प्रतीक जी 2 करोड़ किसानों ने राहुल गांधी जी को अपने कर्जे के फॉर्म भर के दिए हैं और कहा है कि हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। आईपी सिंह साहब से मेरा सवाल है कि 1,14,000 करोड़ रुपए आपने उद्योगपतियों को माफ किए, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करते हैं? और प्रतीक जी, मायावती और मुलायम सिंह के परिवार को बचाने का काम मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। जूही जी, कांग्रेस और बीजेपी ने बचा लिया, थोड़ा सा आपका काम हल्का कर दिया। इतने दिनों बाद तो चाय मिली, पैसे हैं नहीं, अकाउंट के पैसे निकल नहीं रहे, बताइए। करिए ना पेटीएम, और वो पता नहीं क्या वो तो भीड़ है, चाय की दुकान में तो भीड़ है। देखिए भाई, ऐसा है कि पेटीएम में तो प्रधानमंत्री ऐड दे रहे हैं। मैं आता हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जनता के सवाल तैयार है, उधर चाय गर्मा गर्म बन रही है शर्मा टी स्टॉल से, लाल बाग में मैं मौजूद हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भैया जी कहें यूं ही जारी रहेगा। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये दारुल शफा और विधानसभा के बीच की जो जगह है, यहाँ से निकलती हुई इसे ही लाल बाग कहते हैं, और वहाँ से आपका स्वागत है। जी हाँ, ये रोज का सिलसिला जिसको हम 6 से 7 बजे के बीच में आपसे लगातार फुटपाथ पे बात करते हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। आपका? कुंवर रितेश सिंह। जी, सवाल बनता है क्या कुछ? सवाल जी बनता है बिल्कुल। हाँ। अभी तक बीजेपी ने अपना दूल्हा कौन है बताया नहीं। अरे बाप रे बाप, मतलब सारे सवाल बीजेपी से ही हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बीजेपी से है सवाल, क्योंकि दूल्हा नहीं बताया। दूल्हा अभी तक नहीं बताया कि दूल्हा है कौन। दूल्हा जरूरी है जानना। दूल्हा बिल्कुल जरूरी है जानना। भैया मैं आईबी सिंह सर से एक सवाल पूछूंगा कि इस नोटबंदी में हम स्टूडेंटों के खाने के लाले पड़ गए, लेकिन भाजपा के 3 नेताओं ने इतनी बड़ी बड़ी शादियां की। कर्नाटक के रेड्डी बंधु, राजस्थान के ओम प्रकाश माथुर जी ने अपने भतीजे की शादी की, हाँ। और नितिन गडकरी जी ने की। ये शादियां इतने लाखों करोड़ों में, जिसमें 50-50 चार्टेड प्लेन उतरे, तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जय श्री राम और वंदे मातरम कहने से नोट सफेद हो जाता है? जी, उन्होंने पेमेंट कैसे किया? आपके सीनियर हैं, वही आईपी सिंह साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक चीज बताइए, आप हॉस्टल में रहते हैं? जी, हम लोग हॉस्टल तभी हॉस्टल वाले को भूख की हमेशा खाने की याद रहती है। लाइन में लगते हैं। अब मुझे ये बताइए, वो जो सामने बारादरी में शादियां होती थी, वो अभी होती है नहीं होती है? नोट होती है भैया, उन्हीं शादियों ने तो हमें नोटबंदी में जिंदा रखा है। तो ये जिंदा रखा हम लोग। हमारे सीनियर सर ने तो हमें पूरे जी, मैं बता दूं, ये भी एक राज की बात है। मैं दरअसल फुटपाथ पे जब बात करता हूं तो दरअसल राज की बात ये भी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल के सामने एक बारादरी है, और बारादरी में शादियां बहुत होती हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। जी,
जूही जी, बातचीत तमाम चल रही थी, लेकिन जहां से मुद्दा शुरू किया था मैं वहीं लौटना हूं, मैं हटा नहीं हूं बिल्कुल। ये बताइए, जो परिवार की कलह है वो सामने आ गई है और बार बार पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री जी, मुख्यमंत्री जो आपका चेहरा है, जिसने काम किया, उसके अलावा कोई और बात होगी? मतलब कि मुख्यमंत्री जो है वो बाद में तय किया जाएगा, बाद में तय किया जाएगा, ये बार बार कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? डिमोरलाइज किया जा रहा है। कहाँ कहा जा रहा है? ये मुलायम जी ने आज कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो तो बाद में ही तय होगा। नहीं, ये आज कहाँ कहा उन्होंने? पहले तो कहा है, शिवपाल जी ने तो ये बात कही है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि विधानमंडल हमारे मुख्यमंत्री को चूज करेगा। नियम तो मालूम है सबको, लेकिन जो चेहरा है उसी को डिमोलाइज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कोई संशय नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा नेतृत्व कौन करेगा और हमें किसके दिशा निर्देश पे चुनाव लड़ना। तो जनता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं आप? भ्रमित नहीं है। तो जब आप ये कहती हैं कि उनको मालूम है, तो जनता को तो बता दीजिए। उन्होंने दूल्हा पूछा है, तो मैं बीजेपी का दूल्हा तो पूछूं। ना, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और आधिकारिक रूप से मैं प्रवक्ता के रूप में ये बात कह रही हूँ। आगे भी मुख्यमंत्री वही आगे भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है भाई, और ये बड़ी खबर है, इसको बड़े खबर के तौर पे लिया जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने साफ तौर पे यहाँ पे कहा इस फुटपाथ से लालबाग के कि भाई समाजवादी, बीजेपी के दूल्हा कौन है तो मैं पता करूंगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही, और वही आगे भी मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बड़ी खबर जो कि यहाँ से लालबाग से आती हुई, लेकिन उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है जनता ने, और वो ये सवाल है कि बीजेपी दूल्हा क्यों नहीं बताती है? उन्होंने बता दिया, उन्होंने कह दिया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, निश्चित तौर पर उनका हक है कि वो प्रश्न हमसे कर सकते हैं, लेकिन 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तो अपना दूल्हा श्री मुलायम सिंह यादव को बनाया था, लेकिन एक नया चेहरा अखिलेश को लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी के तीन मुख्यमंत्री हुए। माननीय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्त और आज के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह। और किसी परिवार के वो नहीं थे, उनके पिता का नाम कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर पोस्टर चिपकाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक जाता, वहीं से माननीय मोदी जी बचपन में चाय बेचकर बड़ा संशय होता है कहाँ से, नहीं मुझे नहीं मालूम कहाँ से आप ले आते हैं मुख्यमंत्री। एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा प्रतीक जी। विश्वास करिए, बिल्कुल लाखों करोड़ों की। बिल्कुल रितु जी कुछ बोलना चाह रही है। रितु जी बोलना चाह रही है। दुनिया की दूसरों पे सबसे तो बड़ी इल्जाम पार्टी है, लगाते हैं कोई कि ये उनके संगठन के लोग हैं। ये अपने भी तो बताएं, जब चैनलों पे ये लोग बोलते हैं और इनके फेवर में जब बोलते हैं तब तक तो माइक सामने रहता है, और जब दूसरा आदमी इनकी सच्चाई बोलने लग जाता है कि मोदी जी नोटबंदी के बाद दूसरे दिन ही जापान चले गए थे और आज 50 दिन का वादा करके भी आज लाइनें वही हैं, लोग मर रहे हैं और मोदी जी लोगों पे हंस रहे हैं। तो मुझे तो शर्म आती है इन प्रवक्ताओं पे जो बीजेपी के हैं, मतलब सोच समझते नहीं है, अपने आप को इस तरह दिखा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो इन लोगों ने। आज लोगों की दशा इतनी खराब है कि 2-2 हजार रुपए के लिए परेशान है, और इनके जितने भी मंत्री है शादी कर रहे हैं 500 करोड़ की, तो इनसे पूछिए ना पैसा कहाँ से आ रहा है? जब गरीब जनता को नहीं मिला तो इनके पास कहाँ से आ रहा है? और मोदी जी वहाँ जाके पार्टी खा रहे हैं, आप ये देखिए। नहीं, मोदी जी पार्टी खा रहे हैं। प्रतीक जी, एक मिनट, जिस मायावती का भाई अरे मतलब किसी का रिश्तेदार होना गुनाह है, और जितने पैसे जमा किए हैं आपके सामने बैंक में जमा किए हैं, बैंक में चोर आदमी जमा नहीं करता आप लोगों की तरह। और अमित शाह ने तीसरे दिन 500 करोड़ रुपए पैसे जमा किए, बताएंगे? 34 आदमियों के पैसे कैसे निकले आप लोगों के? आज दिन आप लोगों के लोग पकड़े जाते हैं। रितु बोलेंगी। मैं भी बोलना चाहता हूँ प्रतीक जी। नहीं, आप देखिए ना, ये अपने बारे में तो कहना नहीं चाह रहे, दूसरों पे इल्जाम, क्योंकि ये डर चुके हैं, इन्हें पता है कि बीएसपी को किस तरह रोका जाए। ये बीएसपी मैं एक बात कहना चाहूंगा इस बार प्रतीक जी। 2017 में बीएसपी अपना क्या कहते हैं वो बनाने वाली है, सत्ता में आने वाली है। प्रतीक जी एक टिप्पणी 30 सेकंड की मैं भी करना चाहूंगा। और लोग समझ गए मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठा वादा करते हैं। किसानों की दशा देख लीजिए, आम आदमी की दशा देख लीजिए। टिप्पणी करते हैं जी। देखिए जी, मैं टिप्पणी ये करना चाहूंगा। दिन में मुंगेरी 100 लोग मर गए हैं और मोदी जी बोले तक नहीं, मायावती को लोगों पे हंसते हैं मोदी जी। झंडा
आप कहीं निगाह दिखाइए, अगर एक झंडा बसपा का एक कोई कार्यकर्ता दिख जाएगा। आप लोग बताएंगे आपकी परिवर्तन यात्रा कितनी कैसे चल रही है? लोगों के पास 2-2 हजार रुपए नहीं है। राजनीति क्या कहते हैं, मेला लगा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। जो ठीक नहीं, जो शून्य पर आउट हो जाए, जो शून्य पर आउट हो जाए। राजीव अभी 2000 बहुत स्पष्ट 2-3 बात कहना चाहूंगा जो सम्मानित व्यूअर्स IPN 7 के हैं वो सुन ले इस बात को। बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि IPN 7 पे IPN 7 पर 9 नवंबर के शो पे, आपके शो पे मैंने एक चीज डिक्लेयर की थी कि देश नोटबंदी की वजह से रूरल डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ेगा और बेरोजगारी देश में बढ़ेगी। एसोचैम के आंकड़ों के हिसाब से 1,50,000 करोड़ रुपए का देश को अब तक नुकसान हो चुका है। 20 लाख लोगों की ऑफिशियल नौकरी जा चुकी है। दिहाड़ी मजदूर 7.5 करोड़ पूरे देश से पलायन करके अपने घरों में जा चुके हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि 50 दिन बाद दिक्कतें अगर नहीं होती हैं तो चौराहे बता देना। ऐसे मेरे मित्र कह रहे हैं, बड़बोलीपन कर रहे हैं कि हम भी 2/3 बहुमत से सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री पहले चौराहे बताए कौन से चौराहे पे रहेंगे। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, प्रधान सेवक और चौकीदार 65 करोड़ रुपए की घूस नहीं लेता है। 65 करोड़ रुपए की घूस नहीं लेता है प्रधान सेवक। मैं पूछना चाहूंगा ये कैसे चाय वाले हैं जो 65 करोड़ रुपए की घूस लिए बैठे हैं? ये बताइए प्लीज, इस पर जवाब दीजिए, इस पर जवाब दें IPN सिंह साहब। व्यक्तिगत आरोप सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बिल्कुल राजीव, मैं व्यक्तिगत सवाल ना व्यक्तिगत आक्षेप लूंगा, कतई नहीं लूंगा व्यक्तिगत आक्षेप। बिल्कुल बहस है फुटपाथ की है, जब आम आदमी को मैं रोक सकता हूं कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल तो कोई नहीं करेगा आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं जो लोग नहीं राजीव, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मेरी बहस में, मेरी बातचीत में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं हो सकता। जी मैं भी ये चाहता हूं। सवाल पूछना चाहती है। जब से अखिलेश सरकार आई है प्रदेश के अंदर, तब से वो कंटिन्यू लैपटॉप मोबाइल बांट रही। क्या हम युवाओं का विकास क्या लैपटॉप और मोबाइल से ही होना है? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं, पढ़ने के बाद भी और पढ़ने के पहले भी। समाजवादी रोजगार के मामले में बीजेपी से पूछिए, मोबाइल ही बांट रहे हैं, इससे क्या युवाओं का विकास होना है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी, इससे क्या विकास होना है जूही जी? विकास का एक आयाम है, लैपटॉप और मोबाइल हम बांट रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं होना है। रख लीजिए, अगली बार और भी योजनाएं ले आएंगे। HT सिटी डिजिटल इंडिया के लिए लैपटॉप तो बांटना ही पड़ेगा ना। और मुख्यमंत्री जी ने 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं। इतना अगर किताबें बांट दी होती ना तो बच्चे को ज्यादा विकास होता। एक गरीब, एक दलित, एक पिछड़ा किसान का बेटा जिसको जीवन में कभी लैपटॉप एक सपना होता है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको लैपटॉप दिया। आप मनुवादी से उसके सोच के हैं। पढ़ना नहीं आया, पिछड़ों को लैपटॉप देने के जिसको अभी एक सेकंड, जिसको ABCD नहीं आती वो कीबोर्ड कहाँ से चलाएगा भाई? जिसको कीबोर्ड चलाना नहीं आता लैपटॉप का क्या करेगा? डब्बा है उसके लिए। जब पेटीएम, एक गरीब किसान का बेटा पेटीएम चला सकता है, वो ऑनलाइन कैशलेस कर सकता है, तो लैपटॉप क्यों नहीं चला सकता? मोबाइल, आप मोबाइल पकड़ा रहे, लैपटॉप चला रहे। क्या बात है, चुनाव आ गए आपके सूबे में चुनाव आ गए और ये तो नेता कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद सीधा सवाल IPN सिंह जी से मुझे याद है जो राजीव ने सवाल किया था, मैं सीधा पूछूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भैया जी कहें जी हुजूर। चाचा के करीबी टिकट पा गए, भतीजे के दोस्त मुंह की खा गए, दागियों पर कृपा अपरंपार। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। जी हाँ बाजी, चले आइए हुजूर। बस ये लाल बाग के चौराहे पे आके रुक जाइए, बहस यहीं पर गर्म है और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे
और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो साहब आपका नाम हो गया? अन्वेश चौहान। अन्वेश जी। सर्वेश सोनकर। जी सर्वेश जी, क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में, सूबे में आपका क्या होने वाला? मेरे हिसाब से आज की तारीख में जिस तरीके से मुलायम सिंह ने 325 लोगों की लिस्ट जारी की, दंगल फिर से पार्ट 2 शुरू होने वाला समाजवादी पार्टी का। दंगल पार्ट 2 शुरू होने वाला है समाजवादी पार्टी का? बिल्कुल। मेरा तो ये कहना है जो 50 दिन की रूपरेखा है इसका एक ही डिफिनेशन में पूरा हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम है मोदी या मोडी आई, मैन ऑफ डर्टी इंटेंशन। जिसका इंटेंशन ही गलत हो वो कभी भी देश में कुछ नहीं कर सकता है। तो ये डिफिनेशन में ही चीज पूरी हो गई। जी क्या बात है, ये फिर बात में अपनी है, अपनी बात कही इन्होंने जब जी मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको दोनों को पूरी लिबर्टी है, आप दोनों को पूरी लिबर्टी है। ये पूछे कि नकली नोट कितने राजीव जूही जी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद यू हैव फुल लिबर्टी। जी जूही जी, मुझे बताइए, आपने आज एक बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा इस फुटपाथ से कि मेरे मुख्यमंत्री अखिलेश जी वही, उन्हीं के सदारत में चुनाव लड़े जाएंगे फेस पे, और आगे भी वही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात आपने कही। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बात इतनी बात है, मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी क्यों नहीं कह पा रहे हैं, आप कह रही हैं? जनता समझ रही है, पार्टी समझ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अंदर की बात है मतलब? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समझते हैं, प्रक्रिया उन्होंने बताई। अच्छा, ये कोई इशारा होता है कि जिसको जनता समझ जाती है और आपके कैडर समझ जाते हैं? वो बहुत बेबाक है, उनके जो मन में आता है उस समय वो बोल देते हैं। लोग मैनिफेस्टो पे डिबेट चाहते हैं, लोग घोषणा पत्र पे डिबेट चाहते हैं। घोषणा पत्र क्या है भारतीय जनता पार्टी का? कांग्रेस का स्पष्ट घोषणा पत्र है कि नौजवान को काम, किसानों को दाम, हम इसको लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करती है। पूछिए प्रतीक जी, इन्होंने आर्टिकल 370 हटाने की बात की थी, इन्होंने राम मंदिर बनाने की बात की थी। सवाल है, मैं जानता हूँ आरपी सिंह जी के घेरे में ही सवाल है, लेकिन मैं एक से जाने से पहले, मैं आपके सवाल के आने से पहले मैं जूही जी को विदा करना चाहूंगा। जूही जी को जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ फुटपाथ में शरीक हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आईपी जी, सवाल ये सीधा यह था, जूही जी ने ये वहाँ पे बात उठाई, रितु जी ने, उन्होंने कहा कि जो लोग लाइन में थे मर गए, उनके बारे में, उद्योग धंधों के बारे में आपका रुख, किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में पूछिए, बड़े व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए ना कि बहुजन समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कौन करता है, कांग्रेस का नेतृत्व कौन, किन लोगों के हाथ में है, और ये वो लोग शोर मचाते हैं जिन्होंने इस देश को बिठाने का काम किया, इस देश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, काम धंधे इस देश में बंद रहे हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस किस मुंह से ये प्रश्न करती है। दूसरा जो डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला था, ये भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति लिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी का फैसला था। और निश्चित तौर से शॉर्ट टर्म में जरूर 15-20 करोड़ लोग लाइन में लगे, लेकिन मिड टर्म में उसका फायदा मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में इस देश की जनता और हमारे बच्चे, हम कैसा भारत देना चाहते हैं, किस प्रकार का भारत देना चाहते हैं। आईपी सिंह साहब से ये पूछा जाए कि जनता को किस रूप में फायदा मिलेगा, कोई फॉर्म बता सकते हैं? बिल्कुल मुझे मालूम है, कुछ सवाल, अभी यात्रा लंबी है, मुझे यहाँ से देवरिया बलिया तक जाना है, और आईपी सिंह जी भी आएंगे और तमाम नेता भी आएंगे। तो अम्मा चले, आज के लिए बहुत हो गया, चले आज, वाह, तो आशीर्वाद दो ना, वाह, तो हमने तो ले लिया आशीर्वाद, बाकी नेता जाने, वक्त इतना ही, चलते हैं।